नमस्कार दोस्तों। वर्तमान में मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक मुद्दा बहुत जोर पकड़े हुए है, जिसे हम नर्सिंग के नाम से जानते हैं। दिनों दिन इसमें नए नए प्रकार के मोड़ आते जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये मुकदमा चल रहा है, जिसमें तरह तरह के मामले सामने आए हैं और इन सभी के बीच पिछले 3 सत्रों से जो छात्र मध्य प्रदेश में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जीवन, उनका भविष्य, उनकी पढ़ाई सब दांव पे लगा हुआ है। आखिर यह स्थिति इतनी बदतर कैसे हुई और सबसे बड़ा कारण है क्यों हुई, ये सब जान लेना आप लोगों का आवश्यक है। और निश्चित रूप से आप सभी के पेरेंट्स में, बच्चों में ये संदेह भी होगा कि आखिर यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। इसलिए हमने आज का ये वीडियो तैयार किया है ताकि हम आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें। बात 2019-20 से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 19-20 में 450 नर्सिंग कॉलेज हुआ करते थे। तब तक की स्थिति में सभी कॉलेजों का संचालन अच्छे से हो रहा था, छात्र पास आउट हो रहे थे, समय पर परीक्षाएं हो रही थी और सारी कार्रवाइयां हो रही थी। इसी बीच 2021 के दौरान कोरोना ने हम सबको लपेटा। कोरोना के कारण हम सब ने बहुतों को खोया और स्वास्थ्य व्यवस्था को उसमें बहुत योगदान देना पड़ा, तब जाकर के हम सभी के जीवन बच पाए हैं और बहुत जीवन हमने खो दिए हैं। उसी समय सत्र 2021 में जब मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज खुले तो ये देखा गया कि मध्य प्रदेश में 670 नर्सिंग कॉलेज 2021 में खोले गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 220 अधिक थे। जब सभी लोग कोरोना महामारी से पीड़ित थे, सारे रोजगार बंद थे, सारे व्यापार बंद थे, उस समय 220 ये नए कॉलेज कहां से आ गए, ये एक प्रश्न था। इसी को और गहराई में जाया गया तो यह भी जानकारी मिली कि जब कोरोना काल में विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों से उनके अस्पतालों में बेड मांगे गए और उनके यहाँ पढ़ रहे छात्र मांगे गए सेवा के लिए, तो वो उपलब्ध कराने में असफल रहे। जब इसकी और गहराई से जांच हुई तो पता चला कि उनके सारे अस्पताल कागजों में हैं या फिर छात्र बोगस हैं। इसी सब के चलते ग्वालियर हाईकोर्ट में सबसे पहले ये मामला सामने आया और ग्वालियर हाईकोर्ट ने ग्वालियर संभाग में नर्सिंग कॉलेजों की जांच कराई। नर्सिंग कॉलेजों की जांच के बाद लगभग 70 के आसपास नर्सिंग कॉलेज वहां बंद कर दिए गए, जो कि अपात्र थे, जिनको गलत तरीके से मान्यता मिली थी। अब इसी के साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए एक भवन चाहिए होता है, एक अस्पताल चाहिए होता है और कुछ फैकल्टीज चाहिए होती हैं जो कि बच्चों को अध्यापन का कार्य कराती हैं। बिल्डिंग को देखा जाए तो 23,000 वर्ग फीट के आसपास के भवन चाहिए होता है। अस्पताल को देखा जाए तो संस्था के पास स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल होना चाहिए और 100 बिस्तर का अस्पताल जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए लागू नहीं है। वो चाहे तो शासकीय अस्पताल में प्रशिक्षण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा मान्यता नियम 2018 बनाए गए हैं, उसके हिसाब से लैब और लाइब्रेरी इत्यादि भी होनी चाहिए। इन सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने के बाद मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, जिसे हम नर्सिंग काउंसिल के नाम से जानते हैं, वो सभी कॉलेजों का निरीक्षण कराती है। उनके आवेदन में दी हुई जानकारियों के आधार पर वो हर प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज के भवन को, अस्पताल को, फैकल्टी को और अन्य सभी जानकारियों को सत्यापित करती है, वेरीफाई करती है। उसके बाद उनको मान्यता देने का काम करती है। जब ये मान्यता मिल जाती है तब संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स चलाने वाले कॉलेज मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं और वही प्रक्रिया जो कि नर्सिंग काउंसिल करती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी उसी प्रकार से संबद्धता के लिए निरीक्षण करके, आवेदन मंगा करके, जानकारी सत्यापन कर फिर देती है। जब दो संस्थाएं इस कार्य में संलग्न हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया? चलिए आइए उसे भी जान लेते हैं। इस पूरे मामले का अगर जिम्मेदार देखा जाए तो कौन है? अगर हम कम शब्दों में कहें तो इस पूरे मामले के जिम्मेदार कुछ फर्जी नर्सिंग कॉलेज के संचालक, कुछ ऐसे दलाल जो दूसरे राज्यों से बोगस छात्रों को यहाँ प्रवेश कराते हैं और बिना पढ़ाई के लिए उन्हें डिग्री देने में सहायता करते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स जो कि नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं लेकिन वास्तविकता में भ्रष्टाचार करके और गलत कॉलेज और बिल्डिंग को गलत जानकारी देकर के, निरीक्षण रिपोर्ट झूठी देकर के उन्हें मान्यता प्राप्त करने में सहायता करते हैं।
इन तीन व्यक्तियों ने मिलकर के ही मध्य प्रदेश की नर्सिंग चिकित्सा शिक्षा को बर्बाद करके रख दिया है और आज इस बदतर स्थिति का कारण भी मुख्य रूप से यही लोग हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर छात्र यह कहें कि अब आगे क्या करना है, तो छात्रों को उससे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कौन फर्जी है और कौन सही है, पहले इसका आकलन करें। यदि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के पास 23,000 वर्ग फीट के आसपास अकादमिक भवन है, 100 बिस्तर का ऐसा अस्पताल है जिस पे आपको पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण दिया गया है, और अस्पताल का मतलब भवन और बिस्तर नहीं होते हैं, उसमें 75% लगभग ऑक्यूपेंसी होना जरूरी है, जिसमें प्रतिदिन पेशेंट एडमिट होते हो, जिनका चिकित्सा का उपचार करते हैं, उन्हीं से आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा और वही योग्य फैकल्टी भी उनके पास होनी चाहिए जो कि उन्होंने मान्यता आवेदन में नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी को बताई है। अब यदि आपकी संस्थान में ये सभी चीज़ें हैं और आपने वहाँ पर पूरी क्लासें अटेंड की हैं, पूरे ट्रेनिंग अटेंड की हैं, और आप ये मानते हैं कि आपके कॉलेज सभी मापदंड पूरा कर रहा है, तो आप एक सही संस्था में काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरी संस्थाओं की। तो ऐसी संस्थाएं जिन्होंने रेंट में बिल्डिंग दिखाई हुई हैं, और ऐसी बिल्डिंग है जो 2 या 4 कमरों की हैं लेकिन उन्हें बड़ा बताया गया है रिपोर्ट में। ऐसे कॉलेज संचालक जिन्होंने स्वयं का 100 बिस्तर का अस्पताल दिखाया है लेकिन वास्तव में वो अस्पताल है ही नहीं, और है तो कम बिस्तर का है, और कम बिस्तर का है तो ऑक्यूपेंसी ही नहीं है, अर्थात वहाँ पर बच्चे उचित मात्रा में ट्रेनिंग प्राप्त नहीं कर सकते जो कि उन्हें आवश्यक है। इसके अलावा उनके पास लैब, लाइब्रेरी और फैकल्टीज उस मात्रा में और उस गुणवत्तापूर्ण नहीं है जो कि नियमों में चाहा गया है। अगर आप ऐसे कॉलेज के छात्र हैं और आपकी कक्षाएं ही नहीं लगी हैं और आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है और आप बोगस छात्र के रूप में वहाँ पर दर्ज हैं, तो वो फर्जी कॉलेज की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति निर्मित होने के कारण अब उन छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है जिन छात्रों ने सही और अच्छे कॉलेजों से पढ़ करके और ट्रेनिंग लेकर के परीक्षाओं की तैयारी की है। अब इस मामले में अगर हम देखें तो जो सही छात्र हैं उनके 3 साल लगभग खराब हो चुके हैं, क्योंकि 2019-20 और 20-21 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं। और आज माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ ने ये जो परीक्षाएं अगले 1 या 2 दिनों से आयोजित थी उनको उन्होंने स्थगित कर दिया है, अर्थात रोक लगा दी है। ऐसा क्यों करना पड़ा माननीय उच्च न्यायालय को? जब माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक जनहित याचिका के माध्यम से ये मामला आया, उन्हें बताया गया कि ऐसी संस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में जिनको संबद्धता अकादमिक कैलेंडर के समय पर नहीं दी गई, और जिनको संबद्धता एक दिन पहले मिली और दूसरे दिन उनके छात्र एनरोल्ड हो गए, जबकि नियमानुसार ऐसे संस्थाओं को प्रवेश लेने का अधिकार तभी था जब उन्हें संबद्धता प्राप्त हो जाए। जब संबद्धता ही एक दिन पहले मिली तो उस कॉलेज में प्रवेश कब हो गए, उस कॉलेजों में 75% अटेंडेंस के साथ क्लासेस कब लग गई, आईएनसी के नियम के हिसाब से पढ़ाई कब हो गई, उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब हो गई, और उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सब एक प्रश्न थे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर स्वरूप जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में व्यापक जनहित देखा तो उन्होंने इन परीक्षाओं पर रोक लगाई है, जिसमें सही छात्र और गलत छात्र, सही कॉलेज और गलत कॉलेज, इनके बीच का एक जो फासला है उसे तय करना अभी बाकी है। हमने इस मामले में जब माननीय उच्च न्यायालय में जबलपुर बेंच में हमने ये मामला लाया तो हमने 3 बातें मुख्य रूप से उठाई। पहली ये कि अधिसूचित क्षेत्र में फर्जी कॉलेज चल रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। दूसरी ये कि उनके पास जो फैकल्टीज़ हैं वो फर्जी हैं या दूसरे राज्यों की हैं जो फर्जी माइग्रेशन के आधार पर मध्य प्रदेश में सिर्फ दिखाई गई हैं, छात्रों को उनसे पढ़ाई करने के लिए नहीं मिल रहा है। तीसरी बात ये कि वो जो फैकल्टी एक जगह बताई गई है वही एक नहीं 1 से लेकर के 10 कॉलेजों तक में एक साथ पढ़ाना हुआ बताई गई है। ये वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा को बदतर हालात में ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इन्होंने हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य दोनों व्यवस्थाओं को खोखला करने के लिए कोई उपाय शेष नहीं छोड़े हैं। आज आप नर्सिंग के बिना ट्रेनिंग और बिना पढ़ाई के अगर डिग्री प्राप्त कर भी लेते हैं तो कल आपके सामने बिस्तर पर लेटा हुआ पेशेंट जिसका जीवन आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप खुद ये सोच लीजिए कि उसके साथ क्या आप न्याय कर पाएंगे,
क्या आप उसे वो उपचार दे पाएंगे जो आपसे अपेक्षा किया जा रहा है, या फिर आप मात्र डिग्री के आधार पर वहां पर नौकरी में लग जाएंगे? ये सोचना आप छात्रों को है। अब इस सब का दोषी कौन है? यदि जो छात्र ऐसे कॉलेजों में फंस गए हैं जिनका ना अता है, ना पता है, ना उनकी बिल्डिंग है, ना उनके अस्पताल हैं, और जो कुछ है तो सिर्फ कागजों में है, नाम मात्र के हैं, तो उन छात्रों को तो पिछले 3 वर्षों का जितना समय उनका बर्बाद हुआ, जितना कैरियर उनका बर्बाद हुआ, उन कॉलेज संचालकों से कंपनसेशन मांगना चाहिए। और यदि वो उनकी चाहे तो एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, उनसे 3 वर्षों का अपना भविष्य खराब करने, कैरियर दांव पे लगाने का मुआवजा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पात्र संस्था बता करके आपको प्रवेश दिया है, वो संसाधन और वो नियमानुसार बाकी अर्हताएं वो पूर्ण नहीं करते हैं। इसके अलावा जो छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी संस्थाओं में अध्ययन किया है जो कि वास्तविकता में सभी मापदंडों को पूरा करती हैं, जिनके यहाँ अस्पताल बहुत अच्छे हैं और जिनके यहाँ लैब, लाइब्रेरी, फैकल्टी इत्यादि सभी पर्याप्त मात्रा में हैं और जो नियमों को पूरा करते हैं, ऐसे छात्रों के साथ वास्तविक रूप से अन्याय हुआ है। पिछले 3 सालों से इनका कैरियर दांव पे लगा हुआ है। हमारी सहानुभूति ऐसे सभी छात्रों के साथ भी है और ऐसे सभी कॉलेजों के साथ भी है जो कि मापदंडों को पूरा करते हुए पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं और मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को एक नए आयाम पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे छात्र अपने 3 वर्ष के नुकसान के लिए माननीय न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। परीक्षाएं जल्दी कराने के लिए विश्वविद्यालय के सामने उपस्थित हो सकते हैं और माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के आग्रह कर सकते हैं और उसी प्रकरण में जाकर के सुनवाई का हिस्सा भी बन सकते हैं जिस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरी परीक्षाओं पर रोक लगाई है। अब आते हैं कि आगे इन सभी मामलों में क्या होगा। जब 19-20 में 450 कॉलेज थे तो 2020-21 में 670 हुए। 2000 मामला माननीय उच्च न्यायालय में जाने के बाद जांचें हुई और फिर वापस संख्या इनकी 21-22 में आकर के 591 हो गई, जो कि अब 22-23 में 491 हो गई है। हाँ, आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों का फासला जहां से शुरू हुआ था वहीं आकर के पहुंच गया। इससे ये सिद्ध होता है कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो मुद्दे उठाए गए थे और जो बातें बताई गई थी वो सत्य थी। और यदि इन कॉलेजों को, इन संस्थाओं को अगर इन्हें बख्शा जाएगा तो ये भविष्य में मध्य प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा को, चिकित्सा शिक्षा को और बदतर हालात में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से फर्जी कॉलेजों को खोलने वाले कॉलेज संचालक, ऐसे दलाल जो कि नॉन अटेंडिंग छात्र बाहर से ला करके ऐसे फर्जी कॉलेजों में नाम मात्र में प्रवेश दिला करके सिर्फ कागजों में प्रवेशित दिखाते हैं, और ऐसे इंस्पेक्टर जो कि नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं लेकिन फर्जी रिपोर्टें तैयार करके ऐसे फर्जी कॉलेजों को मान्यता दिलाने में सहायता करते हैं। ये तीनों प्रकार की जो विभूतियां हैं इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदार हैं। तो अब आप समझदार हैं, छात्र भी समझदार है, छात्र का अभिभावक भी समझदार है और इस प्रदेश का आम आदमी भी समझदार है। आप तीनों को अपने अपने क्षेत्रों में, अपने आसपास में और जहां जहां हो सके आपको ये देखना है क्या ऐसी चीजें आपके आसपास भी चल रही हैं, और अगर चल रही हैं तो आपको इसमें ठोस कदम उठाने हैं, शासन को शिकायतें करनी है, अन्यथा ये स्थितियां और बिगड़ती चली जाएंगी। इसी के साथ यदि आपके और कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसका प्रयास करेंगे कि हम उसका पूरा उत्तर दे सकें।